Assalamu alaikum. Hope you're doing well. So we will continue the module number 6, that is on page SEO, and lecture number 4, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे what is internal linking, external linking, what are the good practices to implement, क्या रेशो होनी चाहिए, उसको डू फॉलो रखेंगे या नो फॉलो रखेंगे, और इसके साथ हम ये देखेंगे कि एंकर टेक्स्ट को हम कैसे जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके साथ जो है आज हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन को भी देखना है। इसमें हम ऑल टेक्स्ट टाइटल जो डिस्क्रिप्शन हो गई या कैप्शन हो गया उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और ये देखेंगे कि हमने अपनी इमेजेस को लाइट वेट कैसे करना है। उसको मैन्युअली भी जो है वो हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। उसको जो है अगर जेपीईजी या पीएनजीज में है तो उसको हम वेब पी पे कन्वर्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ब्लॉगर हैं और आपने जो है जेपीईजी या पीएनजीज में अपनी इमेजेस को जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो हम उसके लिए प्लग इन यूज़ करेंगे जो कि आपकी सारी जो पोस्ट हैं या इमेजेस हैं उनको बल्क में जो है वो वेब पी पे कन्वर्ट कर लेगा। और ये इसलिए करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बिल्कुल जो है वो ऑप्टिमाइज रहे और जो है आपकी वेबसाइट फास्ट चले, और गूगल इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता है। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या हमारी वेबसाइट जो है वो फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली है या डेस्कटॉप फ्रेंडली है। तो चलिए अभी हम जो है स्क्रीन पे चलते हैं, और अगर आपने ऑन पेज की इंडिविजुअल पोस्ट की जो है वो ऑप्टिमाइजेशन देखनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें जिसमें हमने ए टू जी चीज़ों को कवर किया है। कुछ चीज़ें जो हमारी रह गई थी वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहीं से हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हमारा 68 स्कोर हो गया था, और आज इसको हम जो मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करेंगे और इसको अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग जो है इसका मतलब है कि रेफरिंग योर पोस्ट, आर्टिकल और पेजेस विद इन द वेबसाइट। मतलब कि आप जो आपकी वेबसाइट में जितने भी पोस्ट हैं आप उनको आपस में जो है वो लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर आपका ए पेज है तो आप ए को बी से करेंगे, बी को सी से करेंगे, सी को डी से करेंगे, देन डी को एक एक ए को लिंक करेंगे। तो ये एक तरह का लूप बन जाता है जिसे हम जाल कह सकते हैं। तो इसी तरह जो है आपने अपने जितने भी पेजेस हैं उनको एक दूसरे से इंटरलिंक करना है, ताकि जो है आपका कोई भी पेज जो है वो ऑर्फन ना रहे। ऑर्फन का मतलब है कि जो है वो लावारिस ना रहे। लाइक अगर कोई यूज़र आया आपकी साइट पे लैंड की है और वो आपका कंटेंट पढ़ रहा है यहाँ से शुरू में, और वो आगे लिख देता है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड आउट टू रीड हाउ टू डाउनलोड वी एन मोड एपीके फॉर पीसी। ठीक है, और इसको आपने इंटरलिंक कर दिया तो जो है अगर वो यूज़र जो है पीसी के लिए इंटरेस्टेड है तो वो इस पे क्लिक करेगा, और जो है वो आपकी जो है पीसी वाली पोस्ट पे जाएगा। तो इस तरह जो है उसमें जो आपकी ट्रैफिक है उस पेज को भी मिलेगी। तो इस तरह जो है आपको सारे पेजेस को इंटरलिंक रखना है, तो हर पेज को जो है कोई ना कोई ट्रैफिक पहुंच सकती है। तो इस तरह जो है आपका कोई भी पेज जो है वो ऑर्फन नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितनी रेशो होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो है कोई रेशो नहीं है इसकी, जितने मर्जी आप इंटरनल लिंकिंग करें वो एक अच्छी चीज़ है। और जो है मिनिमम जो है एटलीस्ट आप 3 to 5 के बिटवीन जो है वो कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 तक तो आप करें। और इसके बाद आ जाता है कि ये इंटरनल लिंकिंग के लिए जो है वो आप एंकर टेक्स्ट कौन सा यूज करना है। तो आप ये करेंगे कि जिस पोस्ट को आपने अपनी उस आर्टिकल पे लिंक करना है तो आप उसी पोस्ट को जो एज एन एंकर टेक्स्ट लेके चलेंगे। लाइक अगर आप वी एन मोड फॉर पीसी दे रहे हैं एंकर टेक्स्ट, तो उसकी जो आपने उसको लिंक करना है वो भी फॉर पीसी होगा। ये नहीं होगा कि आप आईओएस को उधर लिंक कर देंगे, तो वो तो सिचुएशन ही गलत होगी कि आप जो है एंकर टेक्स्ट आपका पीसी है और जब यूज़र उस पर क्लिक करे तो वो जाए आगे आईओएस पे, तो वो तो चीज़ ही गलत हो जाती है ना। तो आपने जो रेलिवेंसी है वो क्रिएट करनी है, और वो हमेशा रेलिवेंसी पे ही इंटरलिंकिंग होगी। राइट। तो अब जो है हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमने इंटरनल लिंकिंग करते कैसे हैं। तो हम इसी आर्टिकल को ले लेते हैं और पीसी वाले को। तो यहाँ से हम इसको एंकर टेक्स्ट बना सकते हैं, और इस पे यहाँ पे हम जो है लिंक इंसर्ट करेंगे। तो हम जो है ये पोस्ट ओपन भी हुई है, डाउनलोड वी एन मोड एपीके फॉर पीसी। तो इस पे हम जो है यूआरएल कॉपी कर लेंगे,
और जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो ये हमारा जो है वो इंटरलिंक क्रिएट होगा। ठीक है, और आप इसको जो है ओपन इन न्यू टैब भी कर सकते हैं या सेम टैब पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपने जो है वो रेलिवेंसी को हमेशा याद रखना है। तो अब आ जाते हैं व्हाट इज़ एक्सटर्नल लिंकिंग। देखिए, एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड। तो एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब हुआ कि जब आप किसी आउटसाइड वेबसाइट का जो है लिंक अपनी साइट पे इंसर्ट करेंगे तो हम उसको एक्सटर्नल लिंकिंग कहेंगे। जैसे बड़ी साइट्स होगी, विकिपीडिया होगी, गूगल स्कॉलर हो गया, फेसबुक हो गया, या कोई भी जो जो बड़ी साइट्स हैं उनको जब आप अपनी साइट पे लिंक करते हैं तो हम उसको एक्सटर्नल लिंकिंग कहेंगे। और लिंक करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई बात कर रहे हैं तो आप नीचे एक रेफरेंस दे देते हैं कि मैं जो है इस हवाले से बात कर रहा हूँ। और जब अब देख लेते हैं कि आपने इसको डू फॉलो रखना है या नो फॉलो रखना है, तो जो है हम जो है अपनी साइट पे जब आउटसाइड वेबसाइट का लिंक इंसर्ट करेंगे तो हम जो है उसको नो फॉलो रखेंगे। एटलीस्ट जो है आप जो है वो एक ऐसा जो है लिंक इंसर्ट कर सकते हैं जो फॉलो भी हो सकता है। लेकिन जब आप ज़्यादातर जो प्रायोरिटी होती है वो नो फॉलो की होती है। इसका रीज़न ये है कि आपका जो है अथॉरिटी आपकी पास होती है जब आप किसी को डू फॉलो लिंक देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनकी रेशो क्या होनी चाहिए। तो रेशो एटलीस्ट जो है वो आप एक लिंक जो है वो लाजमी इंसर्ट करें, और मैक्सिमम जो है आप वो 3 तक जा सकते हैं। 3 से, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा लिंकिंग जो है वो ना करें, एक्सटर्नल लिंकिंग तो बेहतर है। तो 3 आप कर सकते हैं, और एक जो है आप वो उसको डू फॉलो रख सकते हैं, राइट। तो रेशो भी होगी। तो आप देख लेते हैं कि हम एंकर टेक्स्ट कौन सा एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी जो है आपने हमेशा रेलिवेंसी क्रिएट करनी है। और जो है ना, उसी तरह अगर आप अगर फेसबुक की अगर रेफर कर रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक इंसर्ट कर रहे हैं, तो अगर फेसबुक की बात कर रहे हैं तो आप फेसबुक का ही लिंक देंगे। ये नहीं होगा कि आप यूट्यूब का दे देंगे और यूट्यूब पे आप फेसबुक का दे देंगे। तो आपने जो हमेशा रेलिवेंसी को माइंड में रखना है, और देन जो है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। तो अभी हम जो है वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो है मुझे ये नज़र आ रहा है, देखें, रील्स फॉर इंस्टाग्राम। अब क्या करेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए कि हम यहाँ पे इसको एंकर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लिंक करेंगे। हम मैनुअली कर लेते हैं कि हमें पता है कि जो है वो इंस्टाग्राम का क्या वो होगा यूआरएल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं instagram.com/reels। अब ये जो है हमारा एक्सटर्नल लिंक एक क्रिएट हो गया। और एक बात माइंड में रखें कि कभी भी आप जो है अपना कंपेटिटर को एक्सटर्नल लिंक नहीं देंगे। क्योंकि देखें, आप जो है उनसे मुकाबला कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि आप उनको ही अपनी साइट पे जो है वो इंसर्ट करके आप कहें कि जी मैं इसकी जो है वो जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो जो है आपका एक तो अथॉरिटी स्कोर जो है अथॉरिटी आपकी पास होगी, और दूसरा जो है गूगल आपको उससे ज़्यादा प्रेफरेंस देगा कि वो जो है उसकी बात ठीक है और आपने उसको इंसर्ट कर दिया। तो ज़ाहिर है आपने उससे मुकाबला करना है, तो आप हमेशा जो है एक्सटर्नल लिंकिंग अथॉरिटी वाली साइट्स को देंगे, राइट। और इसके बाद जब आप यहाँ पे एडिट पे करेंगे तो एडिट पे आपको एडवांस ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आप एक एक्सटर्नल लिंक कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसको न्यू टैब पे ओपन करें, ताकि जो है वो एक तो हमारी ट्रैफिक जो है उसी पेज पे रहे और नेक्स्ट टैब पे जो है वो ओपन हो जाए, तो वो उसको वहाँ पे भी चला जाए, ठीक है। और जो है हम यहाँ से जो सेट करते हैं कि हमने अगर नो फॉलो रखना है या डू फॉलो रखना है। जब अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डू फॉलो ही होता है, और जब आप इसको क्लिक करेंगे, मार्क करेंगे, तो ये सेट टू नो फॉलो हो जाएगा, ठीक है। और जो है सेट टू स्पॉन्सर्ड इसलिए होता है जब जैसे आप अगर अफिलिएट साइट्स पे काम कर रहे हैं, लाइक अमेजोन अफिलिएट, तो उधर आप जो है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल लिंकिंग होती है, तो वहाँ पर जो है आप इसको सेट टू स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम जो है इसको नो फॉलो कर देंगे, और जो है हम एक और क्रिएट कर लेते हैं। तो चलें हम इस पे यूट्यूब पे कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे जी, हम इसको एक फॉलो कर देंगे, youtube.com। ये हमारा एक और जो एक्सटर्नल लिंक क्रिएट हो गया। और अब इसको हम जो है एडिट करेंगे, इसको भी ओपन इन न्यू टैब कर देंगे, और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डू फॉलो ही लिंक होता है। तो ये आपने चेक कर लेना हमेशा मैन्युअली। तो ये भी क्रिएट हो गया। अब हमारा स्कोर देखें 68 से 78 हो गया।
तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी आपकी क्लियर होगी। अब आ जाते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इसको जो है हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे कोई जो है हम इमेज को इंसर्ट करते हैं और देन इसकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। यहाँ से जो है वो स्लैश इमेजेस, यहाँ से जो है मीडिया लाइब्रेरी से कोई जो है वो इमेज उठा लेते हैं। ये फर्स्ट उठा लेते हैं। अब ये देखिए ये ऑलरेडी जो है एक ऑप्टिमाइज हुई हुई है। चलें मैं फिर भी जो है वो कोई न्यू उठा लेता हूँ जो, चलें ये उठा लेते हैं। अब जो है वो होता क्या है कि जब आप उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करते तो जो आप हमने सेटिंग तो रैंक मैथ में ये की थी कि जो है जब कोई फ़ाइल अपलोड हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही उसका ऑल्ट टेक्स्ट भी क्रिएट हो जाए। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको मैन्युअली चेक करें जब भी आप कोई आर्टिकल पोस्ट करने लगें। तो ऑल्ट टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ऑल्ट टेक्स्ट जो होता है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। लाइक अगर आप जो है उसमें या तो टाइटल पेस्ट कर सकते हैं या अपने पोस्ट में से कोई भी हेडिंग को जो है वो वहाँ पे जो है पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई सिचुएशन बता सकते हैं। अगर कोई आपकी ऐसी पिक्चर है जिसमें कोई सिचुएशन है, लाइक अगर कोई जो है वो टॉय पड़ा हुआ है उसके पीछे बैकग्राउंड है, तो आप लिख सकते हैं कि आ टॉय विद अ ब्लैक बैकग्राउंड। इस तरह आप जो है वो ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो जो गूगल है अगर वो किसी पिक्चर को रीड नहीं कर सकता, वो जो है वो ऑल टेक्स्ट से उसको रीड कर लेगा। राइट, तो टाइटल को भी हम इसी तरह ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, वही आर्टिकल का दे देते हैं। कैप्शन को भी ऐसे ही करेंगे, डिस्क्रिप्शन को भी ऐसे ही करेंगे। तो ये तो हमारी होगी ऑप्टिमाइज़। तो अब करना क्या है कि आप कोशिश करें। आप देखें स्कोर भी हमारा जो है वो 81 हो गया है। और अब बात कर लेते हैं कि वेब पी पे अगर बेहतर है कि अगर आप अपनी साइट की ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज रहे, फास्ट जो है वो जो है वो ओपन हो, तो आप हमेशा अपनी इमेजेस को है वेब पी पे जो है कन्वर्ट करके उसको अपलोड किया करें। और एक और चीज़ जो रह गई है वो हमने देखना है कि हमारी वेबसाइट के लिहाज से एक इमेज का परफेक्ट साइज़ क्या होता है। तो इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। यहाँ से आप राइट क्लिक करें और इसको इंस्पेक्ट पे जाएं। इंस्पेक्ट पे जब आप जाएंगे तो आप इसको जो है होवर जब करेंगे इस टेक्स्ट पे, तो आप राइट साइड पे देखेंगे कुछ जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। उसके आगे ही कुछ नंबरिंग है, 654 मल्टीप्लाई बाय 115 नज़र आ रही होगी आपको। तो ये जो है ये इसका मतलब है कि 654 जो है हमारी वेबसाइट की या आर्टिकल की जो है वो लेंथ है, वो सॉरी विड्थ है। ये देखें यहाँ से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक जो है ये इसकी विड्थ है। तो हम जो भी इमेज अपलोड करेंगे उसकी जो विड्थ है वो हम 654 रखेंगे, ताकि वो जो है ऑप्टिमाइज रहे, कोई एलिमेंट आपका बाहर ना जाए और जो है वो फिर आपको बाद में कोई इशू ना आए। ये भी चीज़ क्लियर होगी। अब आ जाते हैं कि अगर आप एक एक्सपीरियंस ब्लॉगर हैं, बल्कि आप अगर आप जो है वो मैन्युअली नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है एक प्लग इन इंस्टॉल कर लेंगे, परफॉर्मेंस लैब। अब परफॉर्मेंस लैब क्या करता है, जब आप जो है इसको इंस्टॉल करेंगे तो जब भी आप कोई जेपीईजी या पीएनजीज की फाइल अपलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा वेब पी पे, कि आपको मैन्युअली जो है वो कोई कन्वर्टर जो है यूज़ नहीं करना पड़ेगा। पहले आप गूगल पे जाएं, फिर उसको कन्वर्ट करें, फिर उसको कंप्रेस करें, देन आप उसको अपलोड करें। तो उसको उस ख्वारी से बचने के लिए जो है आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। देन आ जाते हैं एक्सपीरियंस ब्लॉगर जो ऑलरेडी ब्लॉग क्रिएट कर चुके हैं और बहुत सारी इमेजेस को अपलोड कर चुके हैं। अब वो जो है मैन्युअली नहीं एक एक जो है वो उसको चेक कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। उसके लिए जो है आप EWWW जो है वो इमेज ऑप्टिमाइज़र प्लगइन को वर्डप्रेस पे यूज़ करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी जितनी भी जेपीईजी या पीएनजीज में जो है वो हैवी इमेजेस होंगी उनको कंप्रेस करेगा और स्मश करके उनको जो है वो वेब पेज पे कन्वर्ट कर देगा, वेब पी पे सॉरी। तो इससे ये होगा कि एक तो आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी वेबसाइट की, और इसके साथ जो है आपकी जो है वो एक हेक्टिक काम जो है वो आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ऑटोमेटिकली जो है वो सारी इमेजेस जो हैं आपकी वेब पी पे कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है। तो इसके लिए जो है हम गूगल टूल ही यूज़ करेंगे, जो है कि मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल। इससे जो है आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या आपकी जो है वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी। तो ये मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द यूज़र जो हैं वो आपके वो मोबाइल यूज़र ही होते हैं। तो इधर क्या करेंगे हम, यहाँ से जो है हम अपना आर्टिकल जो है वो यूआरएल उठा लेते हैं और यहाँ पे बस आपने पोस्ट कर देना है।
तो जब आप इसको पोस्ट करेंगे ये थोड़ा टाइम लगेगा, समटाइम्स ओपन हो भी जाता है, समटाइम्स प्रॉब्लम भी करता है। तो हम इसको जो है वेट करते हैं इसको लोड होने में। और यहाँ हमारी साइट जो है वो लोड हो गई है। तो ये आप देखें कि पेज इज़ यूजेबल ऑन मोबाइल, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम जो है अगर इन डेप्थ अगर देखें तो जो है वो हम व्यू टेस्टेड पेज पे करेंगे। ये हमारा HTML कोड है। और जब यहाँ से स्क्रीनशॉट, अब ये स्क्रीनशॉट से जब आप देखेंगे कि अगर आपका कोई एलिमेंट इधर उधर हो रहा है और वेबसाइट से बाहर जा रहा है या कोई इमेज बाहर जा रही है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो है वेबसाइट में कोई इशू है, कोई एलिमेंट आपका इधर उधर जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो उसको आप जो है वो फिगर आउट करेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है अपनी साइट को जो है वो एनालाइज करने के लिए कि क्या वो सही चल रही है मोबाइल पे। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं बैक। तो इस लेक्चर के लिए जो है वो हमारी सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अल्लाह हाफिज़।